मुडब्बल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं सर आपको। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग गोपाल सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विवेक ये बाल्टी रख क्या बेटा। गुप्ता जी अपना माइक ऑन करें। गुड मॉर्निंग सर। मनोज कुमार गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये देखिए इसको इसकी आवाज आ रही सभी नए साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग माइक म्यूट रखा करें। माइक अनम्यूट करके मतलब माइक को चालू रख के क्लास अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी डिस्टरबेंस आती है। तो आप सभी लोग माइक को म्यूट करके रखें प्लीज़। गोपाल जी लगे हाथ ये भी बता दीजिए माइक म्यूट कैसे करते। हाँ, वो नीचे जो सिंबल ऑन आ रहा है उसमें वीडियो का ऑडियो का सिंबल आ रहा है, तो ऑडियो वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे तो उसमें लाल क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो मान लो आपका माइक म्यूट हो चुका है, और अगर वो लाल क्रॉस का निशान नहीं है तो आपका माइक चालू है, उसको क्लिक करके क्रॉस करें। एक मिनट। विश्वजीत सिंह पवार जी, आप माइक म्यूट नहीं कर रहे। माइक चालू रहने से क्लास नहीं हो पाता है, कृपा करके गोपाल जी माइक को म्यूट करें। काफी लोग का माइक अनम्यूट है, काफी लोग का माइक अनम्यूट है। सरिता भामरे जी भी हैं। सरिता जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखो मैं सीरियल से सभी का नाम बता रहा हूँ, माइक म्यूट करेंगे आप लोग, है ना। भोजराज जी धोते, सुधीर कुमार ठाकुर। ये अभी आप लोगों के वजह से अभी तक सर पढ़ा नहीं रहे, स्टार्ट नहीं करा सर ने। सुधीर कुमार ठाकुर जी, भोजराज जी धोते तो पुराने स्टूडेंट है, फिर आपका माइक क्यों अनम्यूट है। रीना जी माइक म्यूट करें। कैलाश प्रसाद केवाट माइक म्यूट करें। रीना जी केवाट माइक म्यूट करें। ये भोजराज जी धोते शायद मोबाइल छोड़कर कहीं चले गए। सुधीर कुमार ठाकुर, आप सुन रहे मेरे आवाज। कुछ एडजस्ट कर रहे थे जरा रूम। सर आप वहाँ पे ऑल म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। सेंटर से पता लगा है कि काफी नेट म्यूट कर लें। जी सर। यस सर, आप वहाँ से ऑल म्यूट कर दीजिए सर।
ये लोग नहीं समझे। आज जो बेस्ट निपास बुक है स्लाइड वाला, और जो लोग सेकेंड एडिशन आया है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो थे वो अब कलर्ड में चेंज हो गए हैं, और जो नए नए लोग शामिल हुए हैं, कांवरे जी और ग्रुप नहीं कर पाते हैं, उनको बता दें लक्ष्मण कुशवाहा जी कि माइक जो है वो म्यूट करके रखें, और जब भी लास्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी अपने माइक को खोल के और फिर प्रश्न पूछें, वैसे ना करें। राजेश 15 मिनट माइक ऑफ करके लग जाते हैं। हाँ, 15 मिनट सही बोल रहे हैं। 15 मिनट तो माइक म्यूट करना और गुड मॉर्निंग में टाइम हो जाता है। इसलिए सोधिए जी पूछ रहे हैं कि कुछ दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ जो है वो हमारा वीडियो में हमारा फेस दिखेगा और उसके अलावा कुछ दिखने का नहीं है। और हो सकता है आपके तरफ का जो नेट है हमारा पूरा फुल नेट है और फुल साउंड है। जिनको दिख नहीं रहा या साउंड नहीं आ रहा है वो लेफ्ट होकर रीज्वाइन करे प्लीज। रीज्वाइन करने से वापस फिर से की अच्छे से आ जाता है। और अब अपन टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक अपना मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर। हाँ, जैसा गोपाल सिंह जी ने बताया कि रीज्वाइन करें लेफ्ट होके तो फिर से आ जाएगा सॉन्ग। और अब 100 की जो है वो कैपेसिटी कर दी गई है डिसाइड, इसलिए जल्दी से जल्दी 9:05 9:10 तक ज्वाइन कर ले, नहीं तो फिर पूरा 100 हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो क्लास मिस हो जाती। तो निकालने मेनिंजाइटिस पेज नंबर है 113 113 मेनिंजाइटिस। और कल 2 और लेक्चरर्स की बात हुई है। हमने कल मीटिंग में गए थे तो पेज नंबर 113 इरफान खान जी 113 के लिए डॉक्टर पूजा सिंह, और जो दूसरा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन उसके लिए डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, ये दोनों भी पढ़ाएंगे। शायद डॉक्टर धनराज टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, तो वो अच्छी बात है। अमरीश कुमार श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग। अब आप अपन शुरू करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के शुरू करने से पहले हम बता दें कि ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग रहती है, हम उससे मेनिंजियस कहते हैं। मैटर, पाया मैटर और आर्कनॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और आर्कनॉइड मैटर। मैटर का मतलब होता है लिक्विड या द्रव्य। तो ये तीन एक के बाद एक लेयर रहती है। ये लेयर ब्रेन के ऊपर कवर बनाती है। इनमें से सबसे अंदर जो रहती है आर्कनॉइड मैटर, वो ब्रेन में आज थोड़ा मॉडल कॉलेज ले गए हैं तो मॉडल नहीं लाए हमने, तो हमने जो ब्रेन बताए थे उसमें अंदर की तरफ जो टिप रहता है जिसको हम सल्कस कहते हैं, उस सल्कस के अंदर जो है वो आर्कनॉइड मैटर अंदर तक फिलअप रहती है, जबकि पाया मैटर जो है वो बीच की लेयर रहती है और ड्यूरा मैटर जो रहती है सबसे बाहर की लेयर रहती है। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं मेनिंजियस। और इसी मेनिंजियस में यदि मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाए जो मेनिंजाइटिस का कॉज है, कॉर्नीबैक्टीरियम मेनिंजी, तो वो मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर पैदा कर सकता है। तो इसलिए इसको हिंदी में मस्तिष्क ज्वर कहते हैं और इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहलाता है, यानी कि लेयर ऑफ द ब्रेन की सूजन या स्वेलिंग। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के तरल पदार्थ और झिल्लियों की सूजन को कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी का इसलिए जिक्र आया क्योंकि ये मेनिंजेस की लेयर अकेली ब्रेन में ही नहीं होती, ब्रेन से ये फिर पीछे नीचे स्पाइनल कार्ड तक चली जाती है। और ये स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट रहता है कमर के पीछे लंबर वर्टिब्री, तो लंबर की पहली वर्टिब्री तक जाता है L1।
L1 तक ये फैला हुआ रहता है। इसी कारण इसको जो है वो बताया गया है कि इट इज ए कवरिंग ऑफ ब्रेन या सेरिब्रम। सेरिब्रम इज ए अनदर नेम ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड वहां तक फैली रहती है और इसकी सूजन आ जाना कहलाती है मेनिंजाइटिस। इटियोलॉजी देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित होता है या क्या कारण है इसका। तो वायरल संक्रमण मेनिंजाइटिस का सबसे आम कारण है। इसके बाद जीवाणु संक्रमण और शायद कभी फंगल या परजीवी संक्रमण भी हो सकते हैं। इसका जो कारण रहता है वो इन्फेक्शन रहता है और ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू जा सकता है। मेनिंगो ये लव पापा के नाम से किनका आईडी है? आप माइक म्यूट करें। तो वो मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन इसके ब्रेन की लेयर के अंदर जाता है ब्लड के थ्रू, जो कि ब्लड से इसमें सूजन लगता है। ये लव पापा करके कोई कैंडिडेट है, वो अपना माइक म्यूट करें। तो उसके बाद वायरल मेनिंजाइटिस देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो इसका वायरल मेनिंजाइटिस में एंट्रोवायरस कॉमन है। इसके अलावा कॉक्सीरियस और बी इको वायरस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, HIV, मीजल, हर्पीज, HSV, ये कुछ एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि विच वायरस आर कॉजेज ए मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कौन सा वायरस जो है वो क्रिएट करता है। तो इसमें वायरस के नाम दिए, परंतु मुख्य रमेश रूप से भैया कैलाश केवट जी माइक म्यूट कर लीजिए ना। जैसे कि HIV, मीजल्स, इनके जो वायरस रहते हैं वो भी मीजल रहते हैं या इसके लिए तुम्हारा तो तुमका दो, ऐसा है उसका हकदार है, हमारा जोड़ है। माइक भी म्यूट कीजिए और कैमरा भी। सर थोड़ा वायरस का नाम और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दिया। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनोकोकस, नेसेरिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस और हीमोफाइलिस। हाँ, वायरस के नाम फिर से बोल देते हैं। वायरस जो रिस्पॉन्सिबल रहता है हुसैन साहब, उसमें एंट्रोवायरस कॉमनेस्ट है। एंट्रोवायरस तो नाम है वायरस का, मगर इसको एंट्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में एंटर कर जाता है और ब्लड में एंटर करके पहले अपनी कॉलोनी बनाता है, यानी कि नंबर ऑफ वायरस आर इंक्रीज इनसाइड द ब्लड। पहले वो अपनी संख्या को बढ़ाता है ताकि वो आक्रमण कर सके मेनिंजियस पे, और उसके बाद ये घूमता रहता है और मेनिंजियस या ब्रेन के पास जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी जाती है वो बहुत ही फाइन होती है। फाइन यानी कि धागे जैसी होती है बिल्कुल। तो वो धागे जैसी जाएगी तो वहां पर जाके वो फंस जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता और वहीं पे ग्रो करने लगता है। ये है एंट्रोवायरस। फिर इसके बाद कॉक्सासिकिन वायरस, कॉक्सासिकिन वायरस, इको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इको वायरस इन्फ्लुएंजा जो फ्लू को क्रिएट करता है। फिर मम्स यानी जो गलसुआ रहता है, जो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है, वो बीमारी, वो गलसुआ, उसका वायरस का नाम है मिक्सो वायरस, MYXO। मिक्सो वायरस जो कि स्पेसिफिक वायरस के ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी जो सिंड्रोम, मीजल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस रहते हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरल डिसीजेस जो दिखाई नहीं देती, बहुत ही फाइन रहती है। और पेज नंबर है 113। अब ये बसंत लाल जी अपना माइक म्यूट कर दें। सर मयूर भाई बसंत लाल जी, कुछ लोग जो नए शामिल हुए उसका रूल्स रेगुलेशन नहीं जानते, बहुत दिक्कत आती है उसमें। पढ़ाई में अपन पिछड़ते जाते हैं, फिर जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम
अभी सेंड करना शुरू कर दिया है मेल में, तो वो धीरे धीरे सब बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसी कारण उसको पढ़ते जाए। हर्पीज वायरस, हर्पीज इसमें दो आते हैं, हर्पीज जोस्टर और हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये सभी वायरस जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल में इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया का रहता है, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनोकोकस, नेसेरिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकोकस और एनयूरियस, ये सभी फंगल मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंतर्गत आते हैं। शर्मा मयूर भाई बसंत लाल जी, माइक म्यूट कर दें अपना। कैलाश जी भी माइक म्यूट पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, इनका वीडियो ऑन करवाइए ना सर, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन है आप? वीडियो ऑन कीजिए ना कैलाश जी। बार बार अनम्यूट हो जा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइक बताइए। म्यूट कर दीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है क्लास एक बार ज्वाइन करने के बाद फिर अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उसको मत छिया करें। अरे चलिए गोपाल सिंह जी आप ज्वाइन करिए। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस में देखते हैं अपन एंजियोस्ट्रोंगलस कैनेटोएनिजियस, ये बड़े कठिन कठिन नाम वाले वायरसेस है और पैरासाइट है। और जिंथोस्पाइनिजीरियम, ये सब बुक में आप लोग देख सकते हैं। ये उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मिल जाते हैं ये, इसलिए इसको ध्यान से देखना चाहिए कि कौन कौन से वायरस रहते हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसी कारण ब्रेन की सुरक्षा के लिए मेनिंजियस की कवरिंग है कि मेनिंजियस यानी कि ब्रेन की सूजन मेनिंजाइटिस, और उसके बाद अगर ब्रेन की सूजन हो जाए या सेरिब्रम की, तब उसको कहते हैं एनसेफेलाइटिस। तो यदि मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ही ठीक कर लिया जाए तो फिर एनसेफेलाइटिस की कंडीशन नहीं आती। एनसेफेलाइटिस मींस द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन या ब्रेन की सूजन। अब आते हैं पर रिस्क फैक्टर कि ये क्यों किस लोगों को किस तरह से ये क्रिएट कर देता है, क्यों कर देता है। तो इसका रिस्क फैक्टर में है स्कीपिंग वैक्सीनेशन, यदि किसी व्यक्ति का बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इसके चपेटे में आ सकता है। दूसरा एज, most case of the viral meningitis occurs in children younger than age 5। वायरल मेनिंजाइटिस के ज्यादातर मामले के जो बच्चे हैं वो 5 साल से कम उम्र के देखे गए हैं, क्योंकि इस टाइम तक उनका जो इम्यून पावर रहता है या प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो कम रहती है, तो इसी कारण इस एज में ज्यादातर देखा गया है। फिर है प्रेगनेंसी के दौरान भी इम्यून पावर कम हो जाता है, मेंसेस के दौरान भी इम्यून पावर कम हो जाता है। इसी कारण इस स्थिति में रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि उसमें ज्यादा हो जाए। इसके बाद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम या कमजोर प्रतिरक्षा, यदि किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम कम है, कमजोर है, वीक है, तब ऐसे पेशेंट भी जो है वो इस बीमारी से सफर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। फिर देखते हैं अपन सिम्टम की मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। और ये सिम्टम्स कुछ बीमारियों के जैसे रहते हैं, परंतु इसमें अपन को ये देखना खास कि हम इसको डीडी कैसे कर सकते हैं। डीडी का मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि ऐसा कौन सा लक्षण रहेगा जो दूसरी बीमारियों से अलग रहेगा, वो अपन को देखना। तो इसमें देखते हैं पहले प्रारंभिक मेनिंजाइटिस, लक्षण फ्लू या इन्फ्लुएंजा की नकल के जैसे होते हैं और कई लक्षण इसके कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद विकसित होते हैं। 2 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति में संभावित लक्षण इस तरह से आते हैं। फर्स्ट, उसका अपन वो भी बताते जाएंगे कि किस किस में होता है। जैसे अचानक तेज बुखार आना, ये अचानक तेज बुखार मेनिंजाइटिस के केस में आता है और ब्रेन एब्सिस के केस में आता है। ब्रेन एब्सिस भी एक प्रकार का होता है, उसके केस में आता है अचानक तेज बुखार। ये 2 केस में तेज बुखार आता है। एक लू लग जाती है तब भी अचानक तेज बुखार आ जाता है। तो अब ये तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो दूसरा सिम्टम में गर्दन में अकड़न, जो नेक रेजिडिटी कहते हैं, ऐसी गर्दन जो है वो एक तरफ अकड़ जाती है। जो चिन पॉइंट रहता है, चिन पॉइंट मतलब मेंटल या दाढ़ी, वो शोल्डर की तरफ मुड़ जाती है इस तरह से।
और पेशेंट जो है वो गर्दन अकड़ाया रहता है। ऐसे पूरी नहीं मुड़ेगी तो थोड़ी सी मुड़ जाती है इसकी, तो वो वहां पर देख सकते हैं। 105 में क्या दिखा रहे हैं कन्हैया लाल जी? इसमें मेडिसिन 105 पेज नंबर नहीं है, 113 पेज नंबर है, ठीक है। हाँ, अंशुमन 113 पेज। तो उसमें अब ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया कि फीवर, तेज फीवर आएगा तो अपन ने 3 बीमारी देखी जिसमें 3 तेज फीवर आता है। पहला है ब्रेन का एब्सिस, यानी कि ब्रेन का एब्सिस, दूसरा मेनिंजाइटिस, और तीसरा लू लग जाना या फ्लू, झक्कर लग जाना बोलते हैं, सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक में अपन ने देखे थे कि बहुत तेज बुखार आया। अब ये 3 बीमारियों में तेज बुखार आया। अब अपन को मेनिंजाइटिस को कवर करना है, तो मेनिंजाइटिस में गर्दन अकड़ जाती है और ये 2 बीमारियों में गर्दन अकड़ नहीं अकड़ता। तो अपन ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। गर्दन तिरछी हो जाती है और पेशेंट हमेशा जो है वो गर्दन में ऐसा फीवर लेके बैठा रहेगा तो उसको गर्दन में दर्द होता रहेगा, क्योंकि गर्दन की जो मसल है उसको सप्लाई करती है 11वीं क्रेनियल नर्व, जिसको हम एक्सेसरी स्पाइनल कहते हैं। ये नर्व सप्लाई करती है, तो उसके कारण उसको गर्दन अकड़ने का जो सिम्टम है बाकी 2 बीमारियों से अलग करता है। फिर तीसरा सिम्टम आता है गर्दन में अकड़न के बाद गंभीर सिरदर्द, जो सामान्य से अलग लगता है। गंभीर सिरदर्द का मतलब होता है सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक को अब अपन कंपेयर करें तो इसमें 3 में कंपेयर कर सकते हैं। इसमें एक मेनिंजाइटिस के केस में सीवियर हेडेक होता है, एक माइग्रेन के केस में होता है। 2 माइग्रेन। सुरेंद्र बराड़े जी माइक म्यूट कर दें। तो एक मेनिंजाइटिस के केस में, एक माइग्रेन के केस में सीवियर दर्द, और एक रहता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर रहता है तब भी पेशेंट के सिर में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत तेजी से ब्रेन में जाता है। तो ये 3 में अब अपन को डिफरेंशिएट करना है कि इसमें गंभीर सिरदर्द जो सामान्य से अलग होगा, तो गंभीर सिरदर्द के साथ साथ अकड़न भी रहेगी। ये अकड़न जो है वो मेन फीचर रहेगा। तीसरा, चौथा, मितली या उल्टी के साथ सिरदर्द। जब भी ऐसा सिरदर्द हो जिसमें मितली या जिसको अपन नोशिया बोलते हैं, तो नोशिया और वोमिटिंग भी साथ में रहती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको इस टाइप का पेन है। सुरेंद्र जी म्यूट। सुरेंद्र बराड़े जी को हमने म्यूट कर दिए। भ्रम या ध्यान केंद्रित करने में, नॉट कॉन्सेंट्रेट द वन ऑब्जेक्ट। किसी एक कार्य में दिल नहीं लगना, मन नहीं लगना, या उसके प्रति गंभीर किसी से कोई ऐसा फाइन वर्क नहीं कराते हैं जिससे कि प्रॉब्लम आए। जैसे कि मोटर ड्राइव करना, 2 व्हीलर चलाना, कार चलाना, ये कभी भी बीमार व्यक्ति को नहीं चलाने देना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती है। कंफ्यूजन की स्थिति रहती है इस कारण। हाँ, गर्दन में जो अकड़न है उसको रिपीट करना चाह रही है। ये गर्दन में जो अकड़न है यहाँ से जाती है स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स, जो कि कान के पास एक प्रोसेस रहता है, मेस्टॉइड प्रोसेस, और ये ऑब्लिकली जाके वो छाती में टच होता है। यहाँ पर स्टर्नम रहता है, इसलिए इसका नाम है स्टर्नो, और कुछ भाग इसका क्लेविकल से निकलता है। तो स्टर्नो क्लेविकल से निकलना है क्लीडो, और मेस्टॉइड पे जाकर ये जुड़ जाती तो मेस्टॉइड। ये ऑब्लिक शेप में रहती है ये मसल्स, और ये मसल्स जो है वो सिर को टर्न करना यानी मोड़ना, और टेल्ट करना यानी झुकाना। तो टर्न करना और टेल्ट करने के साथ साथ बहुत से ऐसे मूवमेंट रहते हैं, जैसे आगे सिर करना, साइड में करना, तो ये सब करने में हेल्प करती है। तो ये मसल्स में अकड़न आ जाती है। अब अकड़न क्यों आती है? क्योंकि यहाँ से जो नर्व सप्लाई जाती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, 11वीं नर्व रहती है, वो ब्रेन से निकलती है। तो वो कीटाणु उसके सेंटर को प्रभावित करता है, जिसके कारण वो सप्लाई यहाँ नहीं दे पाती और गर्दन अकड़ जाती है। वो कहलाती नेक रिजिडिटी, इंग्लिश में उसको कहते हैं नेक रिजिडिटी। नेक्स्ट है भ्रम या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, फिर नींद आना या जागने में कठिनाई होना।
नींद आना यानी एक्सेसिव स्लीप, क्योंकि ब्रेन में अगर ये कोई भी बीमारी होती है तो उसमें स्लीप बहुत ज्यादा आती, नींद आती। और जागने में कठिनाई का मतलब है कि वो स्लीपलेसनेस। जागने में कठिनाई का मतलब ये है कि वो जो सोया तो उसको अपन उठाते रहते हैं कि उठ जाओ, ये तो वो उठता नहीं है। आंखें खोल लेगा और फिर सो जाएगा, आंखें खोल लेगा और फिर सो जाएगा। वो कहलाता है जागने में कठिनाई होना, यानी उठ नहीं पाता या ठीक से कॉन्शियस नहीं हो पाता। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता यानी कि फोटोफोबिया। जब भी कभी कोई उसकी आंख में या टार्च डालता है या वो धूप के प्रकाश में जाता है, बहुत ज्यादा उसको एकदम से परेशानी होती है। तो अपन ऐसा किसी पेशेंट के आंख डालें तो वो ऐसे ही एकदम से घबराएगा, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस का पेशेंट। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो कहलाता है फोटोफोबिया। सर ये 3 डिसीज कौन सी हैं? रीना 3 डिसीज अपन फीवर की देखे थे। नेक रिजिडिटी की जो है वो एक ही बीमारी रहती है, मेनिंजाइटिस। ये तो उसमें आता है। या फिर स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स में अगर कोई ड्राउट हो जाए, ड्राउट का मतलब होता है सूखा या गीला, बहुत ज्यादा सूखे में चले जाएं जैसे राजस्थान वाले इलाके में, या बहुत ज्यादा नॉइस्ट हो जाए, गीला हो जाए जैसे कि जम्मू कश्मीर में चले जाएं ठंडक में। अगर जमीनी भाग में देखे तो कोई आइस बनाने वाली फैक्ट्री, आइसक्रीम की फैक्ट्री, वहां एकदम से अगर ठंड का एक्सपोजर लग जाए, या आलू स्टोर जो रहते हैं उसमें अमोनिया से तो ठंडा करते हैं, या कुछ लोग जो सेकंड एसी थर्ड एसी में ट्रेन में यात्रा करते हैं, उनकी गर्दन में भी अकड़न हो जाती है। कुछ लोगों को मालूम होगा कि अगर तकिया गलत रख लिए, मोटी तकिया या बड़ी तकिया लोड टाइप की रख लिए, तो भी गर्दन में अकड़न आ जाती है और बहुत दर्द होता है। उसका कारण भी वही होता है कि यहाँ पर जो मसल्स हैं उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पर उसकी एक्सपोजर हो। जैसे मान लो पानी से भरी बाल्टियां आपने 8-10 अगर उठा ली तो आपके शोल्डर में पेन होने लगेगा, ठीक है ना। तो वो पेन क्या होगा, वक्ती तौर पे रहेगा, दिन भर पेन होगा, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। ऐसी नेक रिजिडिटी में होता है कि अगर आपने तकिया लगा के सो गए, सुबह अकड़न आ गई उसमें, तो अकड़न आ गई तो कोई बीमारी नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर कुछ क्रीम लगाएंगे या थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो अकड़न ठीक हो जाएगी। परंतु मेनिंजाइटिस की अकड़न ठीक नहीं होती। और ये 3 डिसीज फीवर की बता रहे थे कि 3 डिसीज में फीवर बहुत तेज आता है, लू लगना और ब्रेन एब्सिस और मेनिंजाइटिस, तो इसमें बहुत तेज फीवर आता है। तो अब इन तीनों में से मेनिंजाइटिस है, ये पता करने के लिए कैसा करेंगे कि जो अकड़न है गर्दन की वो केवल मेनिंजाइटिस में रहेगी, ब्रेन एब्सिस और फ्लू में नहीं रहेगी, ये बता रहे। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता हो गया, फोटोफोबिया जिसको अपन बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट सहन नहीं कर पाता। सर जी ब्रेन एब्सिस को एक बार और समझा दीजिए ना। जो है वो लॉस ऑफ, हाँ, ब्रेन एब्सिस में क्या होता है कि जो ब्रेन रहता है इसमें पस सेल चले जाते हैं कई बार, और पस सेल जो है वो छोटे, आज एक हमारे पास पीपीटी है तो वो हम ग्रुप में डालने के लिए गुप्ता जी को बोलेंगे, तो वो उसमें ब्रेन एब्सिस लास्ट वाला जो डायग्राम वो ब्रेन एब्सिस का रहता है, तो उसमें पस सेल चले जाते हैं। मान लो आपके शरीर में किसी प्रकार की ऐसी बीमारी है जो पस बना रही है, जैसे कि लीवर एब्सिस है, या किसी को चोट लग जाती है घुटने में, या कोई फोड़ा हो जाता है इधर पीछे हिप में और उसका इलाज चल रहा है मगर पस बनते चला जा रहा है, तो वो पस लोकलाइज रहना चाहिए, उसको पूरा साफ करते रहना चाहिए। अगर वो किसी आर्टरी में चला गया तो आर्टरी से होते हुए वो आर्टरी या वेन से होते हुए पहले जाएगा हार्ट में, और हार्ट के बाद जो है वो किसमें चला जाएगा, ब्रेन में, तो वहां पर पस सेल बनेगा तो वो एब्सिस बना लेगा। अब ब्रेन एब्सिस को कैसे पहचानते हैं, तो ब्रेन एब्सिस की विशेषता रहती है कि एकदम हाई तेज फीवर आता है और पेशेंट जो है वो बात करते करते या खड़ा रहेगा और एकदम से गिर जाएगा। अब अपन सोचेंगे अचानक क्या आएगा, पर उसको ब्रेन एब्सिस का पता कब लगेगा अपन को, जब अपन MRI या CT स्कैन कराएंगे और ब्लड की जांच कराएंगे, तब 3 बीमारियों में होता फिर से की डायग्नोसिस आ जाता है। तो वो 3 बीमारी कौन कौन सी होती है, एक तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में,
ये बीमारी नहीं है, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। प्रेग्नेंट होना नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में भी जो महिला रहती है वो कभी अचानक खड़े खड़े गिर जाती है, और ब्रेन एब्सिस में 2 हो गया, और तीसरा मिर्गी आती है, जब झटके आते हैं तब अचानक गिर जाता है। तब ऐसी स्थिति में आप आराम से पहचान सकते हैं। मिर्गी वाले की हिस्ट्री मिल जाएगी कि इसको मिर्गी है, इसी कारण गिर गया। प्रेगनेंसी में अपन को पेट दिख जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है, और जो अचानक वैसे ही गिर गया है तो इसका मतलब कि उसकी जांच कराना जरूरी है। वो ऐसा अचानक कैसे गिर गया, कोई कहीं यात्रा करके आया है या चक्कर आते हैं उसको, ये सब पता लग जाता है। तो ये ब्रेन एब्सिस जो है वो सेरिबेलम पे अटैक करता है। इसी कारण अपन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूरी रहता है कि भाई कौन कौन सी बीमारियों में ऐसा होता है और किसका एक टिपिकल फीचर रहता है। तो वो ऐसा रहता है ब्रेन एब्सिस में। इसके बाद त्वचा पर लाल चकत्ते जाते हैं, जो स्किन है उस पे जो है वो रेडनेस, चकत्ते आना, यानी कि छोटे छोटे धब्बे रेड कलर के आते हैं मेनिंजाइटिस में। और उसका कारण रहता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट हो रहा है अलग अलग जगह पे, जिसके कारण चकत्ते आ रहे हैं या फुंसी आ रही है। सिम्टम इन न्यूबॉर्न, अब ये जो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे अपन ने बताया मेनिंजाइटिस के केस में जो है वो छोटे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम करता है मेनिंजाइटिस, क्योंकि उनका इम्यून पावर गिरा रहता है। तो इसमें उनको जो प्रॉब्लम आएगी उसमें उच्च बुखार या हाई टेम्परेचर को अपन हाइपर पायरेक्सिया भी कहते हैं। टाइफाइड में भी आते हैं। हाँ, अंशुमान जी कहते हैं कि भाई टाइफाइड में भी चक्कर आते हैं, गिरते हैं, पर उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा के टाइफाइड कंफर्मेशन कर लेते हैं ना। माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी जो है वो ब्लड में आपको पता लग जाता है। तो सिम्टम्स एक जैसे रहते हैं, हमने जैसे पहले भी बताया। और एक इसमें क्वेश्चन भी तुम लोगों को आ सकता है कि फीवर जो है, बुखार जो है, वो बीमारी है या किसी बीमारी का लक्षण है। तो उसमें आप लोगों को ये लिखना है कि ये बीमारी का लक्षण है, फीवर आना बीमारी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 25 तो बीमारी हम गिना सकते हैं जिसमें बुखार आता है, वायरल, मलेरिया, टाइफाइड, है ना, बहुत सारी बीमारी रहती है जिसमें कि आता है। तो इसीलिए फीवर जो है वो एक लक्षण है और जो किसी भी बीमारी में आ सकता है। लगातार रोना, यानी कि बच्चा जो है वो क्राइंग करेगा, अत्यधिक नींद या चिड़चिड़ापन, नींद से जागने में कठिनाई, निष्क्रियता या सुस्ती, खाने के लिए नहीं जागता, उचित पोषण न मिलना, उल्टी करना, शिशु के सिर के ऊपर नरम स्थान पर उभाव, जो फोंटेली बताए थे अपन ने, और उसके बच्चे के भी शरीर और सिर में, गर्दन में अकड़न रहती है। अगर बच्चा फीडिंग बेबी है, यानी कि जो दूध पी रहा है बच्चा, तो वो ऐसा एक ही तरफ का मिल्क पीता है मदर का, क्योंकि दूसरी तरफ पिलाएगी तो उसकी गर्दन ऐसी मुड़ती नहीं है। इसी कारण जो है वो एक ही साइड के ब्रेस्ट से फीडिंग करता है। अगर ऐसे बच्चे को आते चिड़चिड़ाता रहता है, सोता नहीं है, अगर सो गया तो जागता नहीं है, फीडिंग के लिए उसको पिलाती है माँ। तो कई बच्चे देखे होंगे नींद में भी दूध पी लेते हैं और उनको बॉटल से नींद में भी दूध पिला देती जाता है। तो उसको नींद में पिला दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम 6 घंटे में, 4 घंटे में आधा 1 घंटे के लिए बच्चे को जगाना, खिलाना जरूरी रहता है, और नहीं तो किसी बीमारी का साइन रहता है फिर। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब यदि अपन इसको देखें कि अगर कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ये मेनिंजाइटिस ही है, या अगर मेनिंजाइटिस वाले को मालूम है कि उसको ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, फिर भी वो किसी डॉक्टर को ना दिखाए, तो फिर आगे उसको कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, जो अपन देखते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशन आना या उसको प्रॉब्लम आना। तो कॉम्प्लिकेशन में हियरिंग लॉस, फिर आगे उसको सुनाई देने लगेगा या बहरा हो जाएगा। मेमोरी लॉस, उसकी जो याददाश्त है उसमें परेशानी हो जाएगी। सीखने की क्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको जो है वो स्कूल जाने में, मदरसा जाने में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अपन घर पे भी पढ़ाएंगे तो वो रोने लगेगा और खेलने भाग जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसका खत्म हो चले जाता है। इसके बाद है मस्तिष्क में क्षति या ब्रेन डैमेज। वो ब्रेन डैमेज की स्थिति बहुत लास्ट में आती है। और चाल की समस्या, गेट डिसऑर्डर, चाल की समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि मेनिंजियस जो अपन बता रहे हैं स्पाइनल कार्ड से होती हुई जाता है। कान जो है वो बैलेंस बनाता अपनी बॉडी का,
हेलो उसको सर। चलने में जो है वो देखेंगे अपन की थोड़ी कठिनाई होगी। हेलो तो सर। वो हाँ सर ये माइग्रेन का हेडेक और मेनिंजाइटिस का इसमें क्या फेवर रहेगा बोलो बिशन जी। मेनिंजाइटिस वाले हेडेक में, और माइग्रेन में थोड़ा सर समझा दीजिए दोनों का। माइग्रेन हाँ और माइग्रेन मेनिंजाइटिस में जो है वो मेनिंजाइटिस और माइग्रेन ये दोनों में बहुत अंतर है। मेनिंजाइटिस एक वायरल, बैक्टीरियल अथवा पैरासाइटिक डिसीज है और माइग्रेन जो है वो एक सिस्टमिक डिसीज है। आप जो है वो सिस्टमिक और जो विक्टर जनित है इनमें अंतर करना सीखिए। हम आपको सिस्टमिक डिसीज बताते हैं जो कि अपनी बॉडी में होती है और अपनी बॉडी से और किसी दूसरे की बॉडी में नहीं जाती। जैसे कि माइग्रेन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर का संतुलन नहीं बन पाने के कारण होने वाली बीमारी है। कभी उसको लो ब्लड प्रेशर रहता है, कभी हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो ये सिस्टमिक डिसीज नंबर 1 माइग्रेन। दूसरी बीमारी सिस्टमेटिक की डायबिटीज या शुगर की बीमारी। ये सिस्टमिक बीमारी है, किसी जीवाणु, कीटाणु, पैरासाइट, वायरल इससे नहीं होती। ठीक। हार्ट अटैक आना जो है वो किसी भी जीवाणु, कीटाणु से नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरी बीमारी रहती है, किसी प्रकार का बोलने में दिक्कत आना, बैलेंस ना बनना, ये सब जो है वो पैरालिसिस है। जैसे तो पैरालिसिस सिस्टमिक डिसीज के अंतर्गत आती है। ये किसी भी कीटाणु, जीवाणु से नहीं होती। तो ये माइग्रेन हो गया। अब मेनिंजाइटिस जो है वो नर्वस सिस्टम की डिसीज है। नर्वस सिस्टम की डिसीज के अंतर्गत जो कीटाणु अभी अपन ने बताया, वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक। तो माइग्रेन और इसको अपन कैसे डीडी कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि माइग्रेन में सीवियर हेडेक रहेगा और गर्दन की रेजिडिटी नहीं रहेगी, नेक नहीं अकड़ेगी। जबकि मेनिंजाइटिस में जो है वो सीवियर हेडेक रहेगा, सीवियर फीवर होगा, परंतु नेक रेजिडिटी भी रहेगी या गर्दन भी अकड़ेगी। मेनिंजाइटिस में एक तो गर्दन नहीं अकड़े, माइग्रेन में गर्दन भी नहीं अकड़ेगी और बुखार भी नहीं आएगा। ठीक। इसके बाद देखते हैं। हाँ सोनी जी, कुछ आवाज आपकी। हाँ। सर मैं ये कह रहा हूँ विक्टर जनित क्या है? हाँ विक्टर जनित का मतलब होता है जो ऐसी बीमारियां जो किसी के काटने चावने से होती हैं, जैसे कि मलेरिया मच्छर के काटने से, फाइलेरिया, डेंगू, रेबीज, ये काटने चावने से, वायरल से, इनसे होती है, वो कहलाती विक्टर जनित बीमारियां। ठीक है। और जो पानी से होती हैं उनको कहते हैं अपन वाटर बॉर्न डिसीज, जैसे कि हैजा, प्लेग फैलना, दस्त लगना, ये सब पानी से होती है। हवा से होने वाली बीमारी जो होती है, जैसे कोरोना वायरस आया था, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, सर्दी, जुकाम, ये हवा से होती है, इनको एयरबॉर्न कहते हैं। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी जो छींकने खांसने से होती है, जैसे टीबी है और सर्दी है, खांसी की बीमारी है। ये एलर्जी डिसीज होती है, अस्थमा जो है वो दमा, ये सिस्टमिक में आती है ये बीमारी, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई वायरस नहीं रहता, केवल एलर्जी रहती है। अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है तो उससे अस्थमा या दमा होता है। ये भी सिस्टमिक बीमारी के अंतर्गत आता है। तो ये अलग अलग उसमें अपन डिफरेंशिएट करें और उसका कॉज। अंशुमन सुनाई नहीं दे रहा तो मैसेज कर दो सर। रक्त जनित हाँ रक्त जनित में जो है वो अलग अलग बीमारी रहती है। रक्त जनित सिस्टमिक में आती है, जैसे कि ये चकते आ जाना या हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सब उसमें आ जाती है। ब्लड की बीमारी में हीमोफीलिया होना, ठीक है ना। हाँ। ब्लड से फैलने, वो जो कांटेक्ट वाली तुम बता रहे हो, जो एड्स वगैरह होती है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती, खुजली हो जाना, एड्स हो जाना, HIV वायरस, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब एड्स ये उसकी रहती है। हाँ। तो सर फंगल संक्रमण में क्या आएगा? फंगस में आती, फंगल डिसीज में जो ल्यूकोप्लेकिया, यहाँ फंगस हो जाता है। और तुम्हारे ये हर्पीस जोस्टर और हर्पीस सिम्प्लेक्स,
और फंगल में अभी कोरोना के बाद देखे होंगे कि आंखों में फंगल का इन्फेक्शन हो गया था, तो वो आई की प्रॉब्लम होने लगी थी। बहुत सारे लोगों की एक एक आंख चली गई। हमारे मौसी के लड़के हैं, उनकी भी एक आंख चली गई फंगल इन्फेक्शन के, क्योंकि उनको जो आईसीयू में एसी वो लगा था, एयर लगा था, ऑक्सीजन लगी थी, तो उसकी पाइप में फंगल इन्फेक्शन था जो उनकी आंखों में चला गया। तो ये बहुत सारी बीमारी फंगल के अंतर्गत आती है। ब्लैक फंगस कहते हैं उसको, गुर्जर जी सही कह रहे हैं, ब्लैक फंगस के नाम से जो बीमारी आई थी, बहुत सारी बीमारी है, उसकी लिस्ट है। अब अपन मेनिंजाइटिस में देखते हैं कि दौरे या सीजर, हाँ सर रक्त जनित बीमारी में कौन सा आता है सर? रक्त जनित बीमारी, हाँ, रक्त जनित का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफर करना। अगर आप उसको कह रहे हैं कि भाई ब्लड ट्रांसफर करके जो बीमारी आती है, तो उसमें हेपेटाइटिस है। मान लो कोई ऐसा मरीज है जिसका अपन ने ब्लड ले लिए और स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिए, तो अगर वो ब्लड वाला जो दे रहा है उसको हेपेटाइटिस हो पहला, दूसरा एड्स हो, एड्स बीमारी हो, HIV जिसको बोलते हैं, तीसरा उसको हीमोफीलिया हो, चौथा उसको ब्लड कैंसर हो, और पांचवा उसको ऑलरेडी किसी प्रकार की बीमारी हो ब्लड में, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये अगर है और वो किसी को ब्लड देता है, तो वो कहलाती है रक्त जनित बीमारियां, जो ब्लड से एक दूसरे से होती। बाकी अंदर ही ब्लड में जो होगी है, डायबिटीज वाले का ब्लड से एनीमिया बोल रहे हैं अनुष। नहीं, डायबिटीज वाले का ब्लड लेने से डायबिटीज नहीं होती, वो सिस्टमिक डिसीज है, उसके लिए वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल रहता है। एनीमिया बता रहे हैं, एनीमिया है तो वो खून की कमी से ये एनीमिया। हाँ, कौन सी एनीमिया है ना? हाँ सर, हाँ, एनीमिया खून की कमी से होने वाली, फिर उसमें कम से कम 10 टाइप के एनीमिया होते हैं, सिकल सेल एनीमिया और भी बहुत सारे रहते हैं एनीमिया। वो सब बीमारियां जो है वो एनीमिया और रक्त जनित बीमारी के अंतर्गत आती है, परंतु ये किसी को ब्लड देने से सामने वाले को नहीं होती, वो तो खुद की बीमारी है। परनीसियस एनीमिया, थैलेसीमिया, बहुत सारी बीमारी है। रीना ने थैलेसीमिया बताई, थैलेसीमिया है। परनीसियस एनीमिया होता है जिसमें कि जो है वो बार बार आरबीसी की काउंट घटते चला जाता है। सर जी मेनिंजाइटिस को कंटिन्यू करें प्लीज। सीजर देखते हैं, हाँ, तो इसके बाद जो है वो अगर ठीक नहीं होता तो सीजर के झटके आने लगते हैं, फिर रीनल फेल्यूर, किडनी फेल होने की भी चांसेस बन जाते हैं, इसमें शॉक लग सकता है, और बाद में मेनिंजाइटिस से डेथ रेट भी, इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मर भी सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर अपन डायग्नोसिस कराएं तो भाई डायग्नोसिस क्या करा सकते हैं, तो ब्लड एग्जामिनेशन, कल्चर और सेंसिटिविटी, CT स्कैन, MRI और लंबर पंचर। लंबर पंचर एक प्रोसीजर है, और वो कैसे करते हैं हम पिछले एक केस में बताए थे। अब अभी मेनिंजाइटिस खत्म हो जान दीजिए, फिर पूछना। लंबर पंचर सुनिए, लंबर पंचर, लंबर वर्टिब्री रहती है, वो हमारे गर्दन में रहती है सर्वाइकल, फिर थोरैक्स में रहती है थोरोसिस, फिर कमर में आती है लंबर वर्टिब्री। और लंबर वर्टिब्री में जो है वो वहां से CSF निकाला जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं क्योंकि वो ब्रेन से आता है, और उसकी जांच करते हैं कि उसमें मेनिंगोकोकल नामक कीटाणु तो नहीं है। तो उसको निकालने के लिए पेशेंट के जो दोनों कान हैं वो एग्जामिन टेबल पे पहले बिठा देते हैं पेशेंट को, और उसके दोनों कान दोनों घुटने के अंदर कर देते हैं। दोनों घुटने के अंदर करेंगे तो पेशेंट जो है वो इस टाइप से बैठ जाएगा कि उसकी कमर जो है वो पूरी खिंच जाएगी। इसके बाद जो सिरिंज रहती है अपनी, पहले पेशेंट की शर्ट और बनियान उतारते हैं, और वहां पर उसको अगर बाल हैं तो बाल साफ करते हैं, उसको कहते हैं पार्ट प्रिपेयर कर, और उसके बाद स्पिरिट से धोते हैं, फिर सेवलॉन से धोते हैं, फिर से की स्पिरिट से, फिर नॉर्मल वाटर से धोते हैं, तब वो कहलाता है पेंटिंग करना। तो पेंटिंग करने के बाद फिर कपड़ा ढांकते हैं हरे कलर का, वो कहलाता है ड्रैपिंग करना। और ड्रैपिंग के बाद अपन को
तीसरी और चौथी L3 और L4 जो वर्टिब्री रहती है उसके बीच में ज्यादा गैप रहता है। तो इसी कारण उसी में वहीं पे अपन क्या करते हैं कि जो सिरिंज रहती है उस सिरिंज को अपन डाल देते हैं निडल। अब निडल को डालेंगे और जो पीछे की कुप्पी है उसको निकाल लेंगे, है ना। जस्ट मिनट। ये अपन सिरिंज लेते हैं, इस तरह से सिरिंज दिखाई दे रही है ना। और पेशेंट के जो तीसरी और चौथी वर्टिब्री है उसमें निडल को पेनिट्रेट कर देते हैं, डाल देते। और उसके बाद उसकी जो ये सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राम जी लोधी को म्यूट करें, पहले माइक म्यूट करें। उसके बाद निडल सुधीर कुमार जी माइक म्यूट कर जी आप, मतलब आपको जल्दी छूट गया। सार को जो दिखा रहा है सार का दिखाई नहीं दे। अरे यार सर जी जो लोग अनम्यूट रह रहा है अनावश्यक रूप से उनको रिमूव कर दीजिए ना, आप रिमूव कर दीजिए। ये दो व्यक्ति की वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ हो गया। इसको हम रिपीट बता देते। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ बार क्या होता है। सुधीर ठाकुर है सर। हाँ कर रहे हैं। यस सुधीर जी, क्यों डिस्टर्ब आप कर रहे हैं सर? डिस्टर्ब मत करिए ना आप। 612956 ये डबल ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग है इनका सर जी, दो जगह नाम। सर जी सुधीर कुमार ठाकुर जी को रिमूव कर दीजिए आप, तो फिर उनको समझ में आएगा कि मैंने कुछ गलती करा है इसलिए मेरे को रिमूव कर दिया है, आगे से नहीं करेंगे। सर कल कंटिन्यू करना सर, आप पूरा कर दिए टाइम। चलो तो अरे कौन है ये ठाकुर जी को, उनका समझ में नहीं आते क्या? विवेक लाउड स्पीकर ऑफ करो। सुधीर जी आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अरे रिमूव कर दिए। थैंक यू सर। अब जो है वो इसको अपन रिपीट कर देते हैं। और रिपीट करते हैं तो उसमें अपन लंबर पंचर बता रहे थे कि लंबर पंचर कैसे करते हैं। तो लंबर वर्टिब्री बताए थे अपन ने कि L1 से L5 तक रहती है पीठ पे, कमर में रहती है। और उसके लिए अपन पेशेंट को टेबल पे बिठालते हैं और बिठाल कर इस तरह से बिठालते हैं कि वो टेबल के किनारे में बैठे और उसके दोनों कान उसके दोनों घुटनों के अंदर कर देते हैं। तो वो दोनों घुटने के अंदर हो जाता है और उसके दोनों हाथ यहाँ पर पीछे लगा देते हैं इस तरह से। और उसके बाद शर्ट और बनियान उसकी उतार देते हैं और शर्ट बनियान उतारने के बाद अपन उसको वर्टिब्री को छीपते हैं तो अपन को पता लग जाता है कि ये बड़ी बॉडी रहती है उसकी। तो L1, L2, L3, L4, L5। तो L3 और L4 के बीच में जो जगह रहती है वहां पर अपन पहले एक टारगेट करते हैं कि भाई यहाँ अपन को करना है। उसके बाद वहां अगर हेयर है तो बाल अपन उसको वहां से काट देते हैं। बाल काटने को कहते हैं पार्ट प्रिपेयर। इसके बाद पहले जो है वो स्प्रिट से साफ करते हैं। एक चीटल करके कैंची आती है, वो चीटल से कॉटन को डुबा के स्प्रिट से साफ करते हैं। फिर सेवलॉन से साफ करते हैं और सेवलॉन से साफ करने के बाद फिर से साफ पानी से साफ करते हैं और फिर सेवलॉन से साफ करते हैं दोबारा। ऐसे 3-4 बार उसको साफ करना कहलाएगा पेंटिंग। पेंटिंग के बाद जो हरा कपड़ा रहता है ग्रीन कलर का, उसमें एक बीच में गोल छेद रहता है, उसको इस तरह से रखते हैं कि वो गोल छेद जो है वो L3 और L4 के बीच में आए। अब जो है वो अपन पेशेंट को जो है वो बताते हैं कि भाई यहाँ पर हम एक हल्की सी सुई चुभाएंगे
तो एक जाइलोकिन करके शून्य करने का स्प्रे आता है। उस जाइलोकिन का स्प्रे को जो है वो वहां पर इस तरह से डाल देते हैं जैसे अपन परफ्यूम लगाते हैं। स्प्रे जैसे ही डालेंगे तो वो भाग शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो सिरिंज को अपन उठाते हैं और सिरिंज को उठाने के बाद 3-4 ये जो निडल है, निडल तरफ वाला जो पार्ट रहता है उसका कैप हटाएंगे तो निडल आ जाएगी। अब निडल को जो है वो L3 L4 के बीच में डाल देते हैं और जो ये पिचकारी रहती है इसको हटा देते हैं। अब निडल वहां लगी रहती है। अब निडल जैसी जाएगी तो हम जानते हैं कि हर लिक्विड में प्रेशर रहता है, तो उसको अपन यहाँ से देखेंगे तो छोटी शीशी में बूंद 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 टपकने लगता है CSF। तो CSF को एक छोटी शीशी में ले लेते हैं और उसको जांच के लिए लैब में भिजवा देते हैं। वो कहलाता है CSF एग्जामिनेशन और ये प्रोसीजर कहलाती है लंबर पंचर। लंबर पंचर प्रोसीजर का नाम है। और जो जांच के लिए अपन ने भेजे तो वो कौन कौन से केस में अपन भेजते हैं वो नोट कर सकते हैं कि CSF एग्जामिनेशन किस केस में करते हैं। पहला है मेनिंजाइटिस, दूसरा है ब्रेन एब्सिस, तीसरा है एपिलेप्सी या मिर्गी आना, चौथा है हिस्टीरिया, पांचवा है ब्लड कैंसर, छठवा है अननोन डिसीज। अननोन डिसीज यानी कोई ऐसी बीमारी जो अपन को नहीं मालूम, उसको ज्ञात करने के लिए ये ब्रेन ट्यूमर भी कहलाता है। ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर के जांच का नाम क्या बताया सर? मतलब ऐसी 10-15 बीमारी जो कॉमन है वो हमने बता। CSF एग्जामिनेशन, CSF एग्जामिनेशन। इसमें अभी किसी ने बताया था कि ये निडल कौन सी लेते हैं, तो ये निडल ये सामान्य वाली नहीं लेते, वो LP निडल आती है जिसको अपन स्पाइनल सिरिंज या स्पाइनल निडल के नाम से कहते हैं। अभी जो आप लोग लगाते हैं इंजेक्शन वो 18 नंबर या 22 नंबर से लगाते हैं, वो 14 या 15 सर वो नीड लंबी भी होती है सर, रहती है और वो कहलाती है, हाँ बड़ी भी सर नीड लंबी भी होती है, रहती है वो LP निडल कहलाती है। इसके बाद देखते हैं अपन इसका मैनेजमेंट। तो पेशेंट को जो है वो बेड रेस्ट कराते हैं और फ्लूइड की मात्रा बढ़ा देते हैं। उसका जो फ्लूइड है वो ज्यादा देते हैं उसको, चाय दूध जो भी लिक्विड दे रहे हैं उसको सॉलिड भोजन की बजाय लिक्विड भोजन देते हैं। लिक्विड भोजन देने के बाद इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो हॉस्पिटलाइज द पेशेंट को जो है वो हमेशा भर्ती करके ही इलाज होता है और जो इलाज देते हैं वो एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन 300 mg की पर kg बॉडी वेट, एंटीपायरेटिक यानी फीवर के लिए पैरासिटामोल, स्टेरॉइड इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 5 mg का लगभग, QID तो नहीं पर हाँ TDS जरूर देना चाहिए। इंट्रावीनस IV चलता है, एंटीपायरेटिक भी चलती है उसको टेबलेट फॉर्म में। एनाल्जेसिक कोई दर्द वगैरह है तो ब्रोफिन दे सकते हैं, डायजापाम उसको नींद के लिए दे सकते हैं यदि झटके आ रहे हो। तो ये सिंपल एलोपैथी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपन देखते हैं कि होम्योपैथी सर जी कौन सी डिजीज की ट्रीटमेंट बताया आप? जो है वो मेनिंजाइटिस के केस में कारगर रहती है। तो वो है पहली एपिस्मेल, ये मेनिंजाइटिस का ही ट्रीटमेंट है ये। जी सर। हाँ, अब अपन देखते हैं इसका होम्योपैथी मैनेजमेंट। तो पहली है एपिस्मेल। तीव्र सिरदर्द वाले बच्चों में मेनिंजाइटिस के लिए सिर को तकिए में दबा लेते हैं। ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जो सिर को तकिए के सिर पहले रहेगा और ऊपर तकिए से दबा देंगे, वो ऐसे बच्चों को एपिस्मेल देते हैं। इस टाइप के सिम्टम मिलते हैं क्योंकि उसको सीवियर हेडेक और फीवर रहता है। इसी कारण वो सोचता है बच्चा कि उसको तकिए के दबाने से लाभ होगा, इसी कारण जो है वो उसको इससे लाभ होता है एपिस्मेल से। एपिस्मेल फेक 30 और 200 पोटेंसी में। दूसरी है आर्निका मोंटेना। सर्जरी या सिर पर चोट के बाद
मेनिंजाइटिस के लिए देते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो अक्सर किसी चीज को जोर दे, मान लो कोई गलत चीज भी है तो उसको जोर दे के सही बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी मानसिक स्थिति आती है मेनिंजाइटिस के बाद। ऐसे लोगों को भी ये आर्निका मोंटेना से लाभ हो जाता है। 30 और 200 पोटेंसी में ही देते हैं, दिन में 4 बार। वेलाडोना तेज बुखार अचानक शुरुआत के लिए जो मेनिंजाइटिस के साथ होता है, ये उन लोगों के भी उपयुक्त होता है जो चौड़ी पत्तियों से फूले हुए भ्रम जैसी स्थिति, क्योंकि बेलाडोना जो है वो सूजन में देने वाली मुख्य दवाई है। तो कंफ्यूजन जिनको रहता है, भ्रम टाइप का रहता है हमेशा, और उनको सिर में दर्द रहता है और आंखें लाल रहती, तब ये बेलाडोना से लाभ हो जाता है अगर उनका कंफर्मेशन आया कि भाई इसको ये बीमारी है कर। नेक्स्ट है ब्रायोनिया, बिगड़ा हुआ चेतना, मुंह की एक विशेष गति के साथ मेनिंजाइटिस जबड़ा कुछ हद तक विपरीत तरीके से काफी अलग अलग। इसका मतलब ये है कि ब्रायोनिया उन मरीजों को दे सकते हैं अपन जिनकी मेनिंजाइटिस तो पॉजिटिव आया है, पर साथ ही साथ पैरालाइज्ड कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, जैसे कि ऐसा तिरछा हो जाना जबड़ा, ऐसे बात करते समय मुंह का टेढ़ा हो जाना, उन लोगों को ब्रायोनिया से भी लाभ हो सकता है। पोटेंसी इसकी 30 और 200 4 बार। इसके बाद ये रेयर एक दवाई है हेलीबोरस, बिगड़ा हुआ चेतना और स्तब्धता के साथ मेनिंजाइटिस, यानी हमेशा जो है वो बच्चा चौंक जाता है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो नॉट कंसंट्रेट द वन ऑब्जेक्ट, किसी एक चीज के प्रति जो है वो ऑब्जेक्ट में कंसंट्रेट नहीं रहता। ऐसे बच्चों को जो है वो दिया जाता है, और मेनिंजाइटिस में अगर बढ़ जाए ज्यादा फीवर तब ये हेलीबोरस से उसको लाभ होने की संभावना रहती है। 30 और 200 पोटेंसी में तीन बार या 4 बार देते हैं और फिर 2 बार कर देते हैं। और हायोसाइमस लास्ट है। हायोसाइमस ये मेनिंजाइटिस के लिए उस समय देते हैं जब बच्चा जो है वो हिंसक हो जाता है, चीखने और दांतों को पीसने लगता है, साथ ही साथ अपने ऊपर जो कपड़े रहते हैं, कंबल ओढ़ा है, चद्दर ओढ़ा है या शर्ट पहना है, पैंट पहना है, साड़ी पहनी, तो उसको सबको निकाल देता है। हायोसाइमस का जो पेशेंट रहता है वो कुछ हद तक बेशरम टाइप रहता है, मतलब उसको अपने कपड़े उतारने में, किसी के सामने कपड़े बदलने में शर्म नहीं आता। और फीमेल भी जो जब भी कभी नीचे बैठती है तो साड़ी को घुटने तक उठा के बैठ जाती है। तो ऐसे पेशेंट अलग से समझ में आते हैं कि ये हायोसाइमस वाले पेशेंट है, और इसको सर्मोहया भी कहते हैं, हायोसाइमस इस तरह से। तो ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो मेंटल पे डायरेक्ट फोकस करती है। तो ये ज्यादातर मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज करके ही देना चाहिए, क्योंकि इंट्रावीनस चले तो ज्यादा ठीक रहता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन। सर जी, जाइलोकिन स्प्रे अप्लाई करने से एक्सटर्नल पार्ट तो सुन होगा ही, क्या इंटरनल पार्ट भी सुन होगा? इंटरनल पार्ट को सुन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो नर्व सप्लाई होती है। अयोध्या प्रसाद जी माइक म्यूट करें। इनका डोज बता दीजिए बस। हाँ, 1 मिनट। अयोध्या प्रसाद जी ने माइक खोल ली है तो बहुत आवाज आ रही, कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। सर जी, मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए प्लीज। ये इनका गोपाल सिंह जी का ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होना चाहिए? हाँ, गोपाल सिंह जी, ब्लड में ऑक्सीजन परसेंट 100%। ये जो जाइलोकिन है वो बाहर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नर्व्स जो है वो अपने सिम्टम्स जो है वो बाहर से अंदर की ओर ले जाती हैं, तो इसमें बाहर ही उसको शून्य किया जाता है। वो कहलाता है लोकल एनेस्थीसिया। जो जनरल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में फिर जो है वो पूरे अंग को शून्य किया जाता है। और एक तीसरा नंबर का रहता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। जब सर्जरी वगैरह करते हैं तो अंदर के अंगों को भी शून्य करना पड़ता है, वो कहलाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। अभी इसमें सिर्फ लोकल देते, जांच कर रहे हैं ना, इसलिए लोकल देते। सर, स्पाइनल एनेस्थीसिया अलग रहता है या यही एनेस्थीसिया होता है?
नहीं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में अपन ने इसमें तो निकाल लिए, उसमें जो है वो जाइलोकेन डालते हैं अपन इसमें कुप्पी में, ये सिरिंज में या पिचकारी में पहले भरते हैं दवाई 4 ml 5 ml उम्र के हिसाब से, और फिर इसमें से ऐसा पुश करके डालते हैं, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहलाता है। इसमें तो अपन ने निकाले हैं इस CSF को। जी सर, थैंक यू। पर देते यही रूट से जो इनका डोज इसमें 300 mg पर किलो बॉडी वेट देते हैं, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था सर। हेलो अब जो हेलो सर एम्पिसिलिन डोज, हेलो हेलो सर एम्पिसिलिन का डोज बता दीजिए कितना दिया जाएगा मेनिंजाइटिस। हाँ, एम्पिसिलिन का जो डोज है मेनिंजाइटिस के केस 300 mg पर kg बॉडी वेट। अयोध्या प्रसाद जी आपका सही काम, 300 mg पर बॉडी। ये काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अब कल पढ़ेंगे हेलो सर मैं एक पूछना चाह रहा था कि ये प्राथमिक उपचार चिकित्सा का अभी तक पेपर नहीं डाला सर। हेलो डल रहा है, हमने कल गए थे हम यूनिवर्सिटी, वहां पर बातचीत चल रही थी कि 1 हफ्ते के अंदर सब डलना शुरू हो जाएंगे, हो जाएगा अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा सब। ठीक है सर। सर सेंटर मिस के बारे में कुछ पता नहीं है सर, सेंटर मिस के बारे में कुछ भी सर आएगा सर ये